श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है चंद्रमा की नवांश का फल विचार, अर्थात चंद्रमा नवांश राशि में, नवांश लग्न में जिस स्थान पर जिस राशि में बैठा होता है उसका विचार करते हैं कि उसमें चंद्रमा का विशेष फल क्या होता है। एक ग्रह के ऊपर पूरा फलादेश नहीं होता है, अन्य विचार भी करने पड़ते हैं, लेकिन चंद्रमा के नवांश का फल विचार जो हमारे प्राचीन ज्योतिषकारों ने ज्योतिष ग्रंथों में बताया है उसके आधार पर विचार करते हैं कि किस राशि में चंद्रमा किसी नवांश में होता है तो उसका क्या फल होता है, जातक के ऊपर उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, उसके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस वस्तु विशेष की प्राप्ति उसे सुलभ होती है। यदि उसके अन्य ग्रह उसे सपोर्ट करते हैं तो वह सुलभता से प्राप्त कर पाता है उस विषय वस्तु को। लग्न के उदित नवांश का फल आपको पहले ही कक्षा में बताया जा चुका है, तो आज उसी कड़ी में चंद्रमा के नवांश के फल का विचार करते हैं। प्रत्येक राशि में चंद्रमा किस नक्षत्र के किस चरण में होने पर कौन से नवांश में होता है, यह ज्ञान आपको भली भांति पहले से है, ऐसी अपेक्षा है, क्योंकि मेष राशि में 3 चरण होते हैं, 4 चरण अश्विनी के, 4 चरण भरणी के और 1 चरण कृतिका का। तो यह क्रम आपको स्मरण होगा। तो मेष राशि में पहले चरण में यानी अश्विनी के पहले चरण में, मेष के पहले चरण में और पहले ही नवांश में चंद्रमा होता है। यदि किसी जातक का नवांश में स्थिति में होता है कि वह मेष नवांश में बैठता है तो ऐसे जातक को राजवंत की उपाधि दी गई है, यानी राजमान्य होता है ऐसा व्यक्ति, राज्य से उसे सुख सहयोग की सफलता मिलती है। दूसरे नवांश में धनवंत होता है, उसे धन की प्राप्ति सुलभता से होती है, धनवान होता है, आर्थिक समृद्धि प्राप्त करता है। तीसरे नवांश में विद्यावंत होता है, विद्यावान होता है, विद्वान होता है, अच्छी विद्या प्राप्त करता है। चौथे नवांश में देव और गुरुजनों का भक्त होता है। 5वें नवांश में चौर्य बुद्धि उसके अंदर होती है, किसी भी साधन को अपनाने के लिए वह अपनी चौर बुद्धि का प्रयोग करता है। 6वें में काला भाषाहीन शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि उसकी भाषा में एक अशुभता होती है, अशुद्धता होती है और अपनी भाषा का अशुभ प्रयोग करने से वह वंचित नहीं रहता है, उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग भी करता है। 7वां नवांश योगेंद्र, यानी योग के ऊपर से ज्ञान होता है और योग का वह अभ्यास करता है, योगी होता है। 8वें नवांश में निर्धनता बताया गया है कि पर्याप्त परिश्रम करने के बाद भी उसे यथोचित लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है, धन का अभाव कहीं ना कहीं उसे जीवन में खटकता है। 9वां नवांश यानी अंतिम नवांश में होने पर शुभ लक्षणों से युक्त होता है। इसी प्रकार वृष राशि में पहली नवांश में यशवंत यानी यश प्राप्त करने वाला, प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला। दूसरे नवांश में सुतवंत, संतान का सुख प्राप्त करने वाला। तीसरे नवांश में रणवंत यानी रण संग्राम आदि में सूरवीर, विजयी, विजेता। चौथे नवांश में शुभ लक्षणों से युक्त। 5वें नवांश में विद्यावंत, विद्यावान, गुणवान। 6वें नवांश में सौभाग्यशाली, सौभाग्यवंत। 7वें नवांश में कुल मंडन, अपनी कुल की महिमा की वृद्धि करने वाला। 8वें नवांश में धन धान्य का भोगी और 9वें नवांश में परदारा चोर, यानी पर पुरुष की स्त्रियों में ऐसे जातक की रुचि पाई जा सकती है। मिथुन राशि के पहले नवांश में भाग्यवंत यानी भाग्यवान होता है। दूसरे नवांश में धन का अभाव यानी निर्धन। तीसरे नवांश में कुत्सित भाषा यानी कटु भाषा का प्रयोग करने वाला होता है। चौथे नवांश में धनेश्वर यानी धन का स्वामी होता है, धनवान होता है। 5वें नवांश में भाग्यवंत यानी सौभाग्यशाली होता है। 6वें नवांश में धन धान्य का भोगी। 7वें नवांश में चौर प्रवृत्ति। 8वें नवांश में सिद्ध महात्मा समान और 9वें नवांश में देव गुरु माननीय यानी देवताओं का, गुरुजनों का और अपने से बड़ों का मान सम्मान करने वाला होता है। कर्क राशि में पहली नवांश में धनवंत, धनवान होता है। दूसरे नवांश में महीपति, भूमि, भवन, जायदाद का स्वामी होता है। तीसरे नवांश में मुनीश्वर, ऋषि और मुनियों जैसा सिद्ध महात्मा होता है। चौथे नवांश में विद्यावान, विद्वान, विद्यावंत होता है। 5वें नवांश में धर्मवंत यानी धार्मिक पुरुष होता है। 6वें नवांश में चोर। 7वें में निर्धन। 8वें में देशपति यानी किसी छोटे या बड़े साम्राज्य का स्वामी होता है। आजकल कह सकते हैं कि सभासद हो सकता है, सांसद हो सकता है, विधायक हो सकता है। ऐसी देश काल परिस्थिति के अनुसार विचार कर सकते हैं।
नवें नवांश में कुलमंडन यानी अपनी कुल की महिमा का मंडन करने वाला होता है। सिंह राशि के पहले चंद्रमा के नवांश में राजवंत, दूसरे में धनवंत, तीसरे में तीर्थवासी यानी तीर्थ पर प्रवास करने वाला, चौथे में पुत्रवंत, पुत्र का अच्छा सुख प्राप्त करने वाला, पांचवें में स्वपक्षहीन यानी निरपेक्ष होता है, किसी का पक्षपात नहीं करता है, छठवें नवांश में माता पिता का उद्धारक, उनका तारण करने वाला, उनका पोषण करने वाला, उनकी सेवा करने वाला, सातवें नवांश में राजमान्य, आठवें में धन धान्य में समर्थ और नवें नवांश में निर्धन बताया गया है। कन्या नवांश में मैंने कन्या राशि में जो पहला नवांश होता है निर्धन, दूसरे में पुत्रहीन यानी पुत्र में बाधा पुत्र प्राप्ति में, तीसरे में शत्रु मरण यानी शत्रु का नाश करने वाला शत्रुहंता होता है, चौथे में धनवान, पांचवें नवांश में भोगी, छठवें में पुत्र का सुख प्राप्त करने वाला, पुत्र से अच्छा सुख प्राप्त करने वाला, सातवें में राजमान्य, आठवें में सर्व समार्थ हर कार्य को करने में दक्ष होता है और नवें नवांश में पराक्रमी। तुला राशि के पहले नवांश में सुख का भोग करने वाला, दूसरे नवांश में धनपति, तीसरे में निर्धन, चौथे में भाषाहीन यानी उसकी भाषा प्रिय नहीं होती है या कहने की वाणी में दोष होता है, पांचवें में ज्ञात कर्मा यानी सब कर्मों को जानने वाला, छठवें में परदारा चोर, सातवें में माता पिता का तारक, आठवें में राजमान्य और नौवीं में सौभाग्यशाली यानी भाग्यवंत होता है। वृश्चिक राशि के पहले नवांश में धनवंत, दूसरे में यशवंत, तीसरे में महांतिक यानी महान कार्य करने वाला, चौथे में भाषाहीन यानी भाषा से अपने कार्यों को स्वयं बिगाड़ लेने वाला, पांचवें में कुलमंडन, छठवें में धन धान्य समर्थ, सातवें में विद्यावंत, आठवें में राजमान्य और नौवीं में यशवंत राव होता है यानी अच्छी यश प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। धनु राशि के पहले नवांश में ज्ञानवंत विद्वान और ज्ञानी होता है, दूसरे में निर्धन तो तीसरे में नीच कर्म करने वाला, चौथे में राजमान्य, पांचवें में क्रोध, छठवें में पुत्रवंत, सातवें में कामलंपट यानी काम वासना से ग्रस्त होता है तो आठवें में धनेश्वर और नवें नवांश में रक्त विकार से पीड़ित होता है। मकर राशि के पहले नवांश में अंगहीन यानी किसी अंग विशेष में कोई कष्ट होता है, दोष होता है, कमी होती है, दूसरे में गुरुजनों का भक्त, तीसरे में परदारारत, चौथे में शुभ लक्षण, पांचवें में देवांश यानी देवताओं का अंश रूप होता है, छठवें में पुत्रवंत, सातवें में उत्तम, आठवें में महीपति यानी जमीन जायदाद भूमि भवन आदि का स्वामी और नौवीं में उभय पक्ष तारक यानी अपने ननिहाल और अपने मातृपक्ष पितृपक्ष दोनों का उद्धार करने वाला। कुंभ राशि के पहले नवांश में मध्यम, दूसरे में श्रीमंत, तीसरे में कष्ट भाषाहीन यानी उसकी भाषा में ऐसी संभावना होती है जो स्वयं कष्ट प्रदान करने वाला हो, पुत्रवंत चौथे नवांश में, पांचवें में राजमान्य, छठवें में पाप कर्मों से हीन यानी शुद्ध कर्म करने वाला, सातवें में योगीश्वर योगेंद्र, आठवें में किसी अंग में पीड़ा या अंग से हीन और नवें में शुभ लक्षणों से युक्त होता है। इसी प्रकार से मीन राशि में पहले नवांश में धनवंत, दूसरे में कालहीन यानी समय उसका साथ नहीं देता है, तीसरे में लंपट यानी काम वासना में रत रहता है, चौथे में धनवंत यानी धनवान, पांचवें में चोर प्रवृत्ति, छठवें में कपट और छल करने वाला, सातवें में निर्धन, आठवें में सौभाग्यशाली भाग्यवंत और नौवीं में आपद क्लेश यानी जीवन में अनेकों क्लेशों से अनेकों आपत्तियों से जूझने वाला होता है। तो इस तरह से हम 12 राशियों में चंद्रमा के अलग अलग नवांशों में स्थित होने के फल का सामान्य विचार कर सकते हैं। उस पर अन्य ग्रहों की दृष्टि या युति या उसके साथ नवांश में या लग्न राशि में किसी ग्रह के बैठने का प्रभाव ही उसके ऊपर पड़ता है। शुभ ग्रहों की युति या दृष्टि उस पर होगी तो पाप प्रभाव कम होंगे, शुभ प्रभाव अधिक हो जाएंगे। जैसे मीन राशि में 7वें नवांश में निर्धन बताया गया है, लेकिन यहीं गुरु यदि चंद्रमा के साथ बैठ जाता है या उस नवांश का स्वामी वहाँ पर उसके साथ बैठ जाता है तो वह फल कम हो जाता है, उसके शुभ फल बढ़ जाते हैं। 5वें नवांश में चोर बताया गया है, तो यदि वहीं पर नवांश स्वामी या कोई शुभ ग्रह युति या दृष्टि के द्वारा चंद्रमा को प्रभावित करता है तो वह फलों में परिवर्तन आ जाता है। क्योंकि ज्योतिष केवल एक सिद्धांत पर फलित नहीं होता है, ये ज्योतिष के सामान्य सिद्धांत हैं और इनको सूत्रात्मक रूप में संकेतात्मक रूप में
आप प्रयोग कर सकते हैं, उनका विचार कर सकते हैं। केवल एक बात पर किसी को चोर कह देना, किसी को लंपट कह देना, पर्दारत कह देना, नीच कर्म कारक कह देना वह उचित नहीं होता है। अन्य ग्रहों का भी युति या दृष्टि के द्वारा चंद्रमा पर विशेष विचार कर लेना चाहिए, तभी हमें अपनी फलित के विचार प्रकट करने चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।